फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस लॉकडाउन कब तक, क्यों, इलाज कैसे। फ्रेंड्स, मैं आपको आज इस टॉपिक से अवगत कराऊंगा व्हाट कैन डू कोरोना वायरस आफ्टर म्यूटेशन। म्यूटेशन एक बड़ा वजह हो सकता है कि आप कोरोना वायरस कब तक फैलेगा, किस रूप में फैलेगा, क्यों लॉकडाउन आगे चल रहा है, कब तक चलेगा, ये सारे बात को कोरोना वायरस ही डिफाइन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हाउ आवर इम्यून सिस्टम विल फाइट फ्रॉम कोरोना वायरस, हमारा रोग प्रतिरोधी क्षमता कोरोना वायरस से कैसे लड़ता है या लड़ सकता है। आप जानते हैं कि मोर्टेलिटी रेट अभी कहीं 3.4 कहीं समथिंग इधर उधर है, जो कि 100 में दर्शाता है कि 3-4 लोग डेथ हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक समझ सकते हैं। एक सामान्य लोग भी अगर समझने की कोशिश करें तो इसे समझ सकते हैं। एक्चुअली क्या है, कोरोना वायरस जो आरएनए वायरस है, ये आरएनए में म्यूटेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। म्यूटेशन क्या है, चेंज, रूप परिवर्तन। वो क्यों होता है, इसका यहां किया गया है। जैसे कोई आरएनए है, आरएनए में AUG या GUC ऐसा कोई जेनेटिक कोड है। एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, और अमीनो एसिड मिल मिल के हमारा प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन चेन जो हम दिखते हैं। तो प्रोटीन जो हम दिखते हैं, ये जो है स्थिति, तो हमारे सेल के अंदर मान लीजिए जो हमारा जीनोम है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जीनोम है, जो क्रोमोसोम के अंदर जो जीनोम है, मान लीजिए कि ये हमारा जीनोम है, लेकिन वायरस का जीनोम यहां पे अटैच हो जाता है। तो जस्ट लाइक HIV के केस में भी इस तरह से हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया, तो जब भी हमारा रेड वाला ये जीनोम या जो इसका नेचुरल कलर है, वो जब भी रिप्लिकेट करेगा, मीन्स जब भी कॉपी करेगा, तो सिर्फ ये सवार हो गया या अटैच हो गया हमारे जीनोम में, और ये जब भी रिप्लिकेट करेगा साथ में ये भी अपना कॉपी बढ़ा लेगा, है ना। इसके ही हमारे ही सेल के सारे एंजाइम्स और मैकेनिज्म को यूज करके। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि इस तरह से वायरस ग्रो करता है कि एक से फिर रिप्लिकेट करेगा। तो ये हमारा जीनोम, मान लीजिए सेल डिवीजन होना है, तो जीनोम 1 से 2 DNA बना, तो उसमें फिर ये वायरल DNA भी रिप्लिकेट कर गया, यानी कि बढ़ गया इसका संख्या। इस तरह से संख्या इसका बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते बहुत सारा संख्या हो जाता है। बाद में कैप्सिड बना के या कैप्सुमियर बना करके ये बाहर आ जाता है इस रूप में, जो हम देखते हैं कि कुछ और नहीं बल्कि ये अंदर में ये है मेन वायरस, लेकिन इसके ऊपर इनवेलप और इसके ऊपर स्पाइक्स ऐसे है, कोरोना वायरस आ जाता है। और ये कोरोना वायरस बहुत अधिक संख्या में जब हो जाए तो फिर इन्फेक्शन लोगों को कर सकता है। तो ये जो म्यूटेशन है, इसमें ये बहुत पावरफुल चीज है। संसार का जो इवोल्यूशन है उसका भी कारण म्यूटेशन है। इवोल्यूशन मीन्स एक ही जीव से हम सभी जीव आए हैं, हम सभी जीव बने अकॉर्डिंग टू साइंस। तो म्यूटेशन अगर करा दे, म्यूटेशन ही कैंसर ला सकता है। म्यूटेशन ही आज आप देख रहे हैं कि ब्लू आइज पर्सन बना रहे हैं। म्यूटेशन से कई ऐसे अच्छे और बुरे इफेक्ट होते हैं। म्यूटेशन इवोल्यूशन का भी कारण है, नए जीव भी बनता है, नए वातावरण में ढलने के लिए भी। तो ये वायरस कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये क्या करने में सक्षम हुआ। अभी हमने हाइपोथेसिस दिया था शुरू में कि म्यूटेटेड रूप कोरोना वायरस का आ सकता है, जो कि कहीं न्यूज में अब सुनने को मिलने लगा है कि डिफरेंट रूप में, जैसे कि कुछ पेशेंट के पाँव में फोड़े होने लगे हैं। तो अलग अलग लक्षण कैरेक्टर दिखा सकते हैं। और यही प्रॉब्लम है दवा बनाने में भी, कि जब
कोई म्यूटेट कर जाए वायरस, तो आप उसको सूट करने के लिए कैसे मेडिसिन, कैसे ड्रग बना सकते हैं। जब ड्रग काम करता है ज्यादातर आइडेंटिफिकेशन पे, जब आइडेंटिफाई नहीं होगा तो कैसे बना सकते हैं। लेकिन फिर भी रास्ते हैं, इतना निराश होने की बात नहीं इसकी दवा बनाने की। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि अगर एक जेनेटिक कोड भी डिलीट हो गया, सब्सट्रेट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया या ट्रांसलोकेट हो गया, तो म्यूटेशन ला सकता है। और म्यूटेशन बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे जीवों में आप जो भी देखते हैं वो कुछ और नहीं, इस जेनेटिक सेटअप का चेंज होना है और इसकी श्रृंखला बढ़ना है। क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई, जीवों की संख्या बढ़ते गई। म्यूटेशन हो गया, जीवों में जो है उसका रूप रंग परिवर्तन होता गया। तो अगर कहा जाए कि कोई वायरस ऐसा भी फ्यूचर में कर सकता है कि वो अगर इतना ज्यादा म्यूटेट हो जाए, तो हो सकता है कि इंसान के कलर को भी गोरा और काला तो हम देख ही रहे हैं, अलग तरह का ग्रीन और येलो कलर भी बना सकता है। ये कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अभी ये हाइपोथेटिकल है, बट ऐसे कई लक्षण दिखा सकते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होगा। तो ये है म्यूटेशन का रीजन। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन कब तक, ये म्यूटेशन पर डिपेंड भी करेगा। हो सकता है एक साइकिल टूट जाए कोरोना वायरस का और नए कोरोना वायरस आपको म्यूटेट कर सकता है। तो इस चीज को समझना होगा कि नए कोरोना वायरस म्यूटेशन कर करके अगर आ जाए तो ये तो कई साल तक रह सकता है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम एक ऐसा नेचुरल सिस्टम है जो दुनिया के किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम होता है, चाहे वो HIV हो, कैंसर हो। फिर हम सवाल उठता है क्यों नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि कई बार हमारा इम्यून सिस्टम हाईजैक हो जाता है। और हाईजैक होने के बाद साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कई बार स्लो हो जाता है, स्लो एक्शन करता है या लेट एक्शन कर पाता है। तो बहुत सारी चीज हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये मैं बताऊंगा। लेकिन ये फिर भी चाहे हम असक्षम या लेट लगे हमें वैक्सीन बनाने में कोरोना वायरस का, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है हमारा इम्यून सिस्टम। अगर ये स्ट्रांग हो हर इंसान का, जैसे कि मानवों में सबसे स्ट्रांग इम्यून सिस्टम होता है, अगर ये एक्टिव सिर्फ रहे तो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम में जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है, जो प्रोटीन, वो ग्लोबुलिन दुनिया के सारे दवाइयों को अगर एक जगह इकट्ठा कर दे, उससे भी अधिक संख्या में, अधिक वैरायटी में बन सकता है हमारे बॉडी में मेडिसिन। इतना पावरफुल है हमारा इम्यून सिस्टम। तो इस बात पर विश्वास करना होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम इसको हरा सकता है। और इम्यून सिस्टम का एक एग्जाम्पल भी मिला है और हम लोग हाइपोथेसिस भी करते हैं, हर इम्यूनोलॉजिस्ट भी ये जानते हैं कि इम्यून सिस्टम से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो वायरस में दम। तो इम्यून सिस्टम करते क्या है कि इम्यून सिस्टम में डाइवर्सिटी होता है। इम्यून सिस्टम अभी डिटेल पूरा तो यहां नहीं बता देंगे, अगर कोरोना के संदर्भ में बोले तो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि आइडेंटिफाई भी करता है। इम्यून सिस्टम, अभी मैं आपको इम्यून सिस्टम बताने जा रहा हूं। इम्यून सिस्टम एक्ट ऑन कोरोना वायरस। तो कैसे, हाउ इट विल एक्ट, इम्यून सिस्टम एक्ट करेगा हमारे, कैसे एक्टिव जब हम रखेंगे। बहुत सारे लोग नहीं मर रहे हैं कोरोना में, रीजन उसका यह है कि उनका इम्यून सिस्टम अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। इम्यून सिस्टम पहले आइडेंटिफाई करता है, यानी कि जस्ट वायरस के जीनोम को ये समझ पाता है कि ये है वायरस, ठीक है। और उसके बाद इम्यून सिस्टम बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन जो डिफरेंट वेराइटी में होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन बनाते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है, जो इस तरह से हम देखते हैं, यहां पर वेरिएबल रीजन होता है, वेरिएबल रीजन, सॉरी कुछ चीजें हैं टर्म जो हमें
इंग्लिश में ही जानना होगा, मैक्सिमम इंग्लिश में ही हर जगह। हम जानते हैं अपने देश में +11 से पढ़ाई हो रही है। अलग बात है हमारे देश में सिस्टम सही होनी चाहिए कि हमारी मातृभाषा में हर चीज अवेलेबल होना चाहिए। जैसे चाइनीज और रशियन में लोग पढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, रशियन भी तो या जापानीज भी। हमें भी अपना लैंग्वेज में विकसित करना चाहिए। बट कुछ अभी समस्याएं हैं जिस धर्रे पे हम लोग हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम हिंदी करने का, बट हर चीज का पॉसिबल अभी नहीं। तो वेरिएबल रीजन यानी जो चेंज होता है यहाँ पे, जैसे चाबी का पीछे हमेशा सेम होता है, लेकिन आपने देखा होगा आगे सिर्फ वेरीज करता है, तो डिफरेंट तरह के ताले को खोल सकता है। और जब डिफरेंट तरह के ताले को खोल सकता है तो उसका कारण होता है वेरिएबल रीजन। और ये बहुत वैरायटी होती है दुनिया की किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए। प्रोटीन जो एंटीबॉडी, इसको हम एंटीबॉडी कह सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, और IG इसको डिनोट करते हैं AGED, इस टाइप के तो हैं ही। इसके साथ साथ इसके वेरिएबल रीजन डिफरेंट होते हैं। तो कई लाख नहीं, कई बिलियंस, कई मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा तरीके का हमें इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बन सकता है। इसी के वजह से थोड़े पैमाने पे क्या हुआ है कि कुछ ह्यूमन में कोरोना अटैक किया। अब कोरोना निकल गया, मतलब उसने ओवरकम कर लिया, क्योर हो गया। क्योर होने के बाद इसका जो ब्लड है, उसके ब्लड में नेचुरल सी बात है, वो क्योर हुआ तो उसके बॉडी में कोई लड़ा है। वो कौन है? तो वो एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो इसको ब्लड सीरम से लेकर के अलग करके इसको अदर जो न्यू इन्फेक्टेड पेशेंट है उसमें डाल दिए। जब इसको डाल दिए तो ये एंटीबॉडी उससे लड़ा, उसे फाइट किया और कोरोना से क्योर किया। लेकिन ये बड़े पैमाने पे हम करना मुश्किल है। कितने लोगों का आप जो है सीरम लेंगे, कितने लोगों में डालेंगे? ये ह्यूमन का सीरम निकालना है, कोई एनिमल का सीरम नहीं। लेकिन प्रोसेस वही है जैसे स्नेक बाइट में आप जानते हैं ना कि जैसे कोबरा हमें काटा हो तो कोबरा को वास्तव में किसी हॉर्स या किसी एनिमल को कटाया जाता है, और जो उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनता है वो एंटीबॉडी डाला जाता है निकाल करके हमारे बॉडी में। तो ये एंटीबॉडी हमें कोबरा के विष से यानी कि नाग के विष से हमें निजात दिलाता है, क्योर करता है। तो उसी तरीके का ये है, लेकिन इसमें ह्यूज पैमाने पे मुश्किल है, इसलिए वैक्सीन का आना जरूरी है। बट वैक्सीन से भी पहले अगर कोई आवश्यक है, अगर हमें 1 साल लग जाता है वैक्सीन बनाने में, और जैसा कि चाइना ने भी वैक्सीन का ट्रायल किया जो कि फॉल्स गया, तो अमेरिका भी कर रहे हैं और पता नहीं लंदन भी कर रहे हैं, लेकिन कौन सक्सेस होते हैं ये आने वाला समय है। USA ने कहा है कि 9 मंथ तो इसको प्रोसेस में होने में लग जाएगा। तो हमारा एक बड़ा बढ़िया चीज है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। और ये इसके लिए अच्छे से प्रोटीन, वो भी डिफरेंट तरह के प्रोटीन, योग, ये सभी जरूरी है। प्रोटीन, योग है ना, बैलेंस फूड ये सब जरूरी है। और इस तरीके से वो लड़ सकते हैं। इसके साथ ही मेमोरी भी डेवलप हो जाता है। जिसके बॉडी में एक बार कोरोना गया उसमें मेमोरी डेवलप हो जाता है, मेमोरी उसके सेल में। तो मेमोरी सेल जिसमें डेवलप हो गया उसमें दोबारा कोरोना आसानी से अटैक नहीं कर सकता है उस रूप में। ये भी बात है। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को एनहांस करना चाहिए। एक और बड़ी चीज है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, गिलोय जिसको हिंदी में बोलते हैं गिलोय, ठीक है। हमने इसका पहले ही समर्थन किया, बाद में मुझे पता चला स्वामी रामदेव जी ने भी इनका बताया है और मुझे वीडियो से बाद में पता चला। लेकिन गिलोय वास्तव में कर सकते हैं, या कोई भी जो आपके इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं वो थोड़ा मददगार हो सकते हैं। डायरेक्ट तो ये कोरोना को नहीं लड़ सकते, मैं ये नहीं कहूंगा साइंटिफिकली, मैं योगी तो हूं नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म में कोरोना से लड़ सकते हैं। तो वायरस का डायरेक्ट ये दवा नहीं है, बट इनडायरेक्टली हमारे बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं लड़ने के लिए वायरस से, ये होता है। तो ये है हमारा कुछ चीजें, और हम चाहते हैं कि
इसके बारे में बताएं कि लॉकडाउन कब तक, क्यों और कैसे रहेगा और क्या करना चाहिए। एक्चुअल में जो दुनिया के सरकार हैं, चाहे वो किसी देश के हों, अपने देश के हों, पीएम सीएम या अमेरिका के हों, प्रॉब्लम ये है कि ये लीडर्स अपने आप को आजकल एमबीबीएस और साइंटिस्ट समझने लगे हैं अचानक से। इससे पहले ये उपदेशक थे, ये उपदेश दिया करते थे, निर्मल भारत या डिफरेंट चीजों का, नमामि गंगे का। लेकिन वास्तव में उपदेश का भी काम ये इन लीडर का नहीं था। लीडर का काम है समाज सेवा और प्रैक्टिकल वर्क करना, ग्राउंड वर्क। तो मैं बताता हूं, सबसे पहला चीज, अगर कोई सच्चा लीडर होगा, नेता होगा, तो वो अभी मेडिकल प्रशासन यानी मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होगा। अभी सभी दुनिया के लीडर्स को पावर सीज करके मेडिकल लोगों को आगे ला करके उसकी बातों में सारा सिस्टम को चलाना होगा। ये समय है। और दूसरा कि क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों की इम्यून सिस्टम बढ़ाने पे काम करें। इम्यून सिस्टम, सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑल्सो फर्स्ट थिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, देन इम्यून सिस्टम इन्हांस करने पे काम करें। तीसरा है कि हम अपने इसी कोरोना के दरमियान अपने देश की नव हरित क्रांति का कल्पना कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। हरित क्रांति, क्योंकि खेतों में काम करने में अलग अलग मजदूर में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे ऊपर तो मैं ही बोल ही दिया कि मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल लीडरशिप, मेडिकल प्रशासन चलना चाहिए। मेडिकल गवर्नमेंट और जिसमें कि मेडिकल और साइंटिस्ट के रहे लोग। आज डॉक्टर्स भी बहुत अपने आप को सफिशिएंट नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कि उनका काम रिसर्च फील्ड नहीं है। इसलिए सबसे पहले रिसर्च स्कॉलर्स, रिसर्च के लोगों को, उसके बाद हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, इन सभी को, क्योंकि नए दवा बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे साइंटिस्ट का। चौथा है मैं आपको बता दूं, मैंने भी रिसर्च पे काम किया, अभी भी मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, ऋषिदेव कुमार। आप लोग, बहुत लोग मुझे जानते हैं। तो नव हरित क्रांति भारत में बहुत जरूरी है इसी दरमियान। और लोग समाज सेवा समझ के, भारत सेवा समझ करके इस हर किसान को जाके मदद करना चाहिए। लोगों को घर में ना रह के उसको खेतों में जाके मदद करना चाहिए। और इसलिए दूसरी है कि नव हरित क्रांति। उसके बाद है कि आप कैमरा को हर जगह, लोगों के मोबाइल को ही कैमरा बना ले। जो भी हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, जो मेडिकल गवर्नमेंट सिस्टम बनना चाहिए। कितना